मैंने भविष्यवाणी की थी कि आंदोलन स्थगित होगा जी। 9 तारीख को आंदोलन स्थगित हुआ। मैंने बोला था विनय चारा को जेल में जाना पड़ेगा, विनय चारा जेल में गया। अच्छा। तो ये आंदोलन आपस में टकरा हुआ जी। और ये किसके लिए टकरा हुआ? जी। पैसे के लिए, अच्छा। चंदे धंधे के लिए हुआ। जी। इस मामले की तरफ हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे, जी। कोई कुछ नहीं कर रहे। अभी जो बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार भी इलीगल है। जी। जब महाबोधि विहार तुम्हारा नहीं है तो ये कैसे मानेंगे? लोग भ्रमित कर रहे समाज को जी आंदोलन के नाम से। जी। अभी जगह जगह कोई सभा भी ले रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जब तक तुम आंदोलनकारी समर्पित भाव से अपना स्वार्थ छोड़कर, निजी स्वार्थ छोड़कर, अपना परिवार बाजू कर जब सही बुद्ध गया के लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। मैं आंदोलन के विरोध में नहीं हूँ अभी भी जी। लेकिन जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रज्ञाशील 6 साल तक कमेटी में बैठा है फिर वो आंदोलन कर रहा है, तो क्या भरोसा करो कि वो कमेटी में मेंबरशिप के लिए नहीं जा रहा और आंदोलन को भेज देगा। अब एक बात बताओ, मजे की बात यह लॉर्ड बुद्धा के सभी दर्शकों ने सोचना चाहिए। अरे जवाब आकाश लामा को, प्रज्ञाशील को, उनके साथीदार को पूछना चाहिए कि जब आपने आंदोलन समाप्त किया तो दूसरे दिन बैठने की क्या जरूरत थी? नहीं, बराबर है, समाप्त हो गया, तुम मत बैठो। जब ये बैठे और वो भी बैठे तो दोनों में क्या हुआ? फाइटिंग हुई जी, दोनों में टकराव हुआ जी। और दोनों में टकराव होने के बाद 12 बजे, रात के 12 बजे षड्यंत्र के साथ विनय चारा को साजिश के साथ फंसाया गया जी। हर्षबोधी क्योंकि मुंह पर बात करता है, सच्चाई बोलता है। ना मैं मत्य आनंद जी से डरता हूँ, ना मैं ससाई जी से डरता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये आंदोलन की कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है। अगर इसी तरह कार्यक्रम करके लोगों को गुमराह करके चंदा और धंधे का आंदोलन बनेगा तो मुझे लगता है बुद्ध गया का महाबोधि विहार कभी मुक्त नहीं होगा। लेकिन दुनिया के, भारत के अंदर एक बड़ी ये बात है कि पहली बार जो बुद्ध का आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, समर्पण का केंद्र है और पूरे भारत के बुद्धों का केंद्र है, विश्व के बुद्धों का केंद्र है। उसी बुद्ध विहार में ब्राह्मणों का कब्जा है। ये कितनी शर्म की बात है। ये जो पुराने एक्ट है लेकिन वो समाप्त होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि संविधान। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार वो हठधर्मी है। हठधर्मी होने के नाते वो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र से लोग आते चिल्लाते, क्या करेंगे? अभी लोग भंते ससाई जी को कह रहे हैं कि भाई पिटीशन डाला। मुझे मालूम है, मैं बोल रहा हूँ 93 में उन्होंने एक पिटीशन डाला था। अच्छा। जब शुरुआत हुई ना 93 में जी, 92 में आंदोलन चालू हुआ और 93 में फिर पिटीशन डाला और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया। अच्छा। अगर वो पिटीशन अभी तक रहता तो आप बताएं क्या रिजल्ट आता? महाबोधि जैसे हिंदू एक्ट आया जी, उसको बाबा साहब को लगा मेरे पास दिन नहीं है और एक आधुनिक बुद्ध, वो बोधिसत्व नहीं, आधुनिक बुद्ध जी, वो बुद्ध ही है जी। वो आधुनिक बुद्ध ने किसी का विचार नहीं किया, किसी की सोचा नहीं और मेरे समाज का मैं उद्धार करूंगा इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वो बौद्ध होकर निर्वाण हुए जी। और उसको मानने वाले आज भी हिंदू के अंतर्गत है और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ये डुप्लीकेट बौद्ध है कि नहीं? बराबर है। ये डुप्लीकेट बौद्ध से कोई सुनेगा नहीं। मैं ये चाहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान में धर्मगुरु का अपने धर्म का दायरा दिया है जी। आज भी भारत का भिक्षु संविधानिक रीत्या धर्मगुरु नहीं है जी, तो प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण होगा बताइए? हमारे लोगों ने क्या किया? दीक्षा लेना और दीक्षा देना यहाँ तक शुरुआत हुई। उसको संवैधानिक दायरे में बौद्ध बनाने का प्रयास किया क्या? नहीं। अगर वो करते तो अभी भारत की जो जनगणना है वो बढ़ती बराबर, लेकिन बौद्धों की जनगणना अभी कम है। यहाँ थोड़ा सा नागपुर के लोग क्रांतिकारी है जी, महाराष्ट्र के बौद्ध थोड़ा सा तेज है। अगर महाराष्ट्र के बौद्ध अगर जाग जाए जी तो मुझे लगता है एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। ये मेरा लॉर्ड बुद्धा से अभी आने वाले जितने भी लोग हैं जी, जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, उससे निवेदन रहेगा। जय भीम, स्वागत है आपका आज विशेष कार्यक्रम में। और सभी देश में आज चर्चा चल रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की
और हमारे साथ है आज विशेष चर्चा में महास्तवीर भदंत हर्षबोधी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध गया, और भीमसेना के वो प्रवक्ता भी है राष्ट्रीय। तो पूरे देश में आज की जो स्थिति है, हर धर्म का, हर मजहब का जो मंदिर है उनके पास है, लेकिन अगर हम 1590 की बात करते हैं, तभी से आज तक महाबोधि महाविहार बौद्ध के हाथ में नहीं है। तो आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ है भदंत हर्षबोधी। जय भीम, वंदामी बनते जी। सुखी मंगल और जय भीम। तो सबसे पहले बताइए हमें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास क्या है, और हमारे जो दर्शक हैं आज तक उसके बारे में, इतिहास के बारे में उनको पता नहीं है, तो इतिहास की जो नींव महाबोधि महाविहार की रखी थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को जो इस विशेष चर्चा में वो बताने का काम कीजिए बनते जी। सबसे पहले तो बिल्कुल, मैं पहले तो लॉर्ड बुद्धा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और लॉर्ड बुद्धा टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और जैसे आपने मुझे पूछा कि महाबोधि महाविहार के संदर्भ में उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो 1891 में श्रीलंका से आए हुए अनागारी धम्मपाल जी ने शुरुआत की, और उन्होंने काफ़ी हद तक महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संघर्ष किया। ब्राह्मणों के विरोध में भी संघर्ष किया, सरकार के साथ भी बातचीत की जी। तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने जो अधिवेशन लिया था बोधगया में, और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने एक समिति बनाई, गठित किया, और उसी वक्त से 1949 का याद प्रारंभ हुआ जी। अनागारी बाहर देश के थे, श्रीलंका से थे। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किया। उनका ये कहना था कि अगर मैं फिर से जन्म लेता हूँ और महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष के लिए मुझे समय मिलता है तो मैं महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करूँगा। 1891 के बाद 1988 में अच्छा, महाराष्ट्र के ही बनते जी दिसंग रक्षित थे, जो गिट्टी खदान में रहते थे। उन्होंने ये शुरुआत की महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जी। तो उन्होंने प्रथम वहाँ जाकर जो पंडित पुरोहित है जी, उनके साथ मारपीट की, झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद ये बिहार में मामला गलम हुआ, और बिहार में उस वक्त उनको अरेस्ट भी किया गया। अच्छा। लेकिन कुछ वर्तमान पत्र से खबर हुई कि महाराष्ट्र के कुछ भिक्षुओं को वहाँ अंदर किया गया है जी। तो कुछ जमाने में ये पेपर के माध्यम से मालूम हुआ, तो कुछ लोग, मुझे लगता है जिसमें भैया जी खैरकर का ज़्यादा सक्रिय भूमिका रही जी, और वो यहाँ से गए और उन भिक्षुओं को जड़ से बाहर निकाला, रिहा हुए हैं। और उसके बाद में ये आंदोलन बनते डी संघ के नेतृत्व में चल रहा था। उसके बाद में बनते जो ससाई जी है, सुरेश ससाई जी, उन्होंने बनते डी संघ रक्षित से जी कुछ पैसा देकर ये आंदोलन खरीद लिया जी 30,000 में। और 92 में उन्होंने अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना की जी बनते जी। और वो स्वयं उसके अध्यक्ष रहे, बंदे सुरेश ससाई जी। उसमें नेशनल चीफ सेक्रेटरी भंते आनंद थे, कुशीनगर के भंते जी थे, ज्ञानेश्वर भंते जी थे, आनंद देव भंते जी थे, प्रज्ञाशील भी जो थे जी। तो उन्होंने एक समिति बनाकर ये आंदोलन की शुरुआत की जी बनते जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। अच्छा।
तो महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए शुरुआत होने के बाद उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, नहीं, लेकिन प्रचार के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, दीवार, उस वक्त दीवार पर लिखा जाता था, तो उसके माध्यम से लोगों में जन जागरूकता हुई जी। और आंदोलन इतना तेज हुआ कि 5 लोगों से जी, तो 5,000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 5 लाख तक आंदोलन, ये जो कारवां बढ़ता गया जी। कभी बिहार सरकार के विरुद्ध में तो कभी केंद्र सरकार के विरुद्ध में धरने प्रदर्शन होते रहे जी। तो आंदोलन इतना तेज हुआ कि उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद की सरकार थी जी, मुख्यमंत्री थे जी जी। तो ये आंदोलन 92 से चालू होने के बाद बिहार सरकार पर भी प्रभाव हुआ जी। तो लालू जी ने सोचा कि ये आंदोलन किस तरह से कमजोर किया जाए जी, और इस आंदोलन किस तरह से कमजोर होगा, तो उन्होंने ये आंदोलनकारियों को बुलाया और आंदोलनकारियों को बुलाने के बाद उनको कहा कि आप मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बनिए जी, और वो मेंबर बनने के बाद आप लड़ाई करिए जी बंटी जी। तो लालू के माध्यम से ये 4 मेंबर हुए जी। अब यहाँ एक मजे की बात है और सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि जब ये आंदोलनकारी 1949 का एक्ट रद्द करने के लिए और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए ये आंदोलन चालू था जी, तो उसमें मैनेजमेंट कमेटी में कोई जाने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो इतना ही नहीं, मेंबर तो बने ही बने जी, लेकिन उस आंदोलन से भंते प्रज्ञाशील 6 साल तक सेक्रेटरी रहा जी, सचिव रहा महाबोधि महावीर मैनेजमेंट कमेटी का जी। और इतना ही नहीं, तो भंते सुरेश ससाई जी को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जी, तो उन्होंने आमिष देकर इसको अल्पसंख्यक का सदस्य बनाया, भंते सुरेश ससाई जी को जी, और ये बन गए। हाँ। अब मेरा लोगों से ये कहना है, ये सच्चाई है, तो क्या भंते सुरेश ससाई जी को अल्पसंख्यक का सदस्य पद बड़ा लगा आंदोलन से जी? हाँ, भंते प्रज्ञाशील को सचिव पद का पद बड़ा लगा जी, तो ये टोटली आंदोलन समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, तो भंते सुरेश ससाई जी ने जब माइनॉरिटी के सदस्य बने तो दिल्ली के अंबेडकर भवन में उन्होंने इस्तीफा दिया जी, राजीनामा दिया और भंते आनंद जी को बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष बनाया जी। उस मीटिंग में मैं भी था, उस आंदोलन का हिस्सा तो मैं शुरू से रहा जी। तो आंदोलन फिर आनंद जी के नेतृत्व में अध्यक्ष हुए तो मैं नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहने के बाद महाराष्ट्र में कई सभा लगाई, सोलापुर हो, कोल्हापुर हो, नासिक हो, पुणे हो, धुले हो, मुंबई हो, भुसावल हो, अकोला हो, अमरावती हो, यानी महाराष्ट्र में पूरी जो है महाराष्ट्र में कई जगह मैंने आंदोलन के लिए सभा लगाई। तो आंदोलन तेज हुआ, आंदोलन तेज होने के बाद कुछ दिन तक चलता रहा। मेरा ये मानना था कि कुछ आंदोलन के माध्यम से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ जानकार लोगों से मुलाकात हुई, कुछ एडवोकेट लोगों से मुलाकात हो गई। वर्तमान में आप समझ रहे कि उज्जवल निकम उस वक्त फेमस वकील थे, तो उसके घर में मैं गया था। अच्छा। कि बोल रहा था कि सर आप तो वकील है तो क्या आप हमको किस तरह से मदद करेंगे बौद्धों के लिए। तो उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत बड़ा ये मामला है बंते जी, और भारत के बौद्ध जो माइनॉरिटी बौद्ध है वो सामने आना चाहिए, वो संवैधानिक बौद्ध सामने आना चाहिए। आपको एक बात बता रहा हूं, आर्टिकल 25 अच्छा 25 से 28 धर्मनिरपेक्षा 25/2 में आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत है जी, हमारी पृथक आइडेंटिटी नहीं हुई है जी। तो वो आधार देकर हमको कहा कि माइनॉरिटी बौद्ध है, 92 में हमको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला जी, लेकिन हमने उसके बेनिफिट नहीं लिए। मेरा ये मानना है कि आंदोलन पूरा टोटल कम होने के बाद मैंने 2010 में आंदोलन से अपने आप को विड्रॉ किया। अच्छा। और मैं न्यायपालिका के माध्यम से आंदोलन को दिशा देने के लिए, आंदोलन को न्याय मिलने के लिए, आंदोलन को ये करने के लिए प्रयास करता रहा संवैधानिक तौर पर, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान ऐसे है, वैसे है, वैसे। मेरा ये मानना है कि संविधान सबको न्याय देगा, बाबा साहब ने बनाए तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों में संविधान के दायरे में काम करने की आदत नहीं है। जी बराबर है। हवा में, प्रसिद्धि में, मोर्चा में, ठीक है, एक आंदोलन का एक भाग है, जन आंदोलन होना चाहिए सरकार के विरोध में। जी बराबर, क्योंकि हमारी आवाज है, हमारी ताकत है जी। अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम तो जन आंदोलन कर सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात न्यायपालिका है, बराबर है। तो ये जो है 1949 का एक्ट जो है, ये एक्ट है जी। तो ये मामला आता है राजनीतिक, जी। तो ये राजनीतिक मामला है, तो इसको राजनीतिक तरह से हल किया जाए। जी। तो हमारे लोगों ने आंदोलन तो किया, जी। कुछ राजनीतिक लोग भी आए, जी, लेकिन उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया, समझ रहे ना जी। तो ये मामला राजनीतिक तक की, राजनीतिक प्रेशर आए, जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसकी आवाज हुए, जी। इस पर चर्चा हो, इस पर डिबेट हो जाए। जी। अगर एक बार डिबेट में आता है हाँ। तो हम न्यायपालिका में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं हुआ। अभी वर्तमान में कुछ सितंबर से, जी, जनवरी, फरवरी, सितंबर से आंदोलन फिर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू किया, उसमें भंते प्रज्ञाशील भी है। तो मैं उनको हमेशा कहता रहा कि आप 6 साल तक आंदोलन की वजह से सचिव बने, जी, तीनों पोस्ट पर रहे। हाँ। तब तुमको ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे थे, पुजारी नहीं दिखाई रहे थे, महंत नहीं दिखाई दे रहे थे। 24 साल बाद जिस एक्ट के वजह से तुम सचिव बने, हाँ, रद्द करने के लिए गए थे, फिर वहां कमेटी में 24 साल बाद वो आकाश लामा के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। तो ये अच्छी बात है कि ये आंदोलन की शुरुआत हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेश में गया। लेकिन जो आंदोलनकारी लीडरशिप कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनको आंदोलन की जो भूमिका, जी, रखना चाहिए, जो आंदोलन किस तरह से हम लोग तेज करेंगे, सरकार को कैसे मिलेंगे, सरकार को कैसे बर्डन डालेंगे, वो सरकार हमारी बात को कैसे सुनेंगे, सरकार पर कैसा प्रेशर लाएंगे, ये नहीं हुआ, बल्कि ये आंदोलन चंदा और धंधे के हुआ। एक बात और भी ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे तरफ अशोक लामा दिख रहे, दूसरी तरफ विनयाचार्य दिख रहे हैं, तो क्या जिस प्रकार सारे क्रिश्चियन की कम्युनिटी हम देखते हैं, सिखों की कम्युनिटी देखते हैं, क्या बौद्धों के भिक्खु में एकता नहीं होगी बनती जी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो भ्रम निराश हो रही है जनता की, तो इसके लिए मैं सटीक जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या भिक्खु संघ संगठित नहीं होगा इस आंदोलन के लिए? देखिए, भिक्खु संघ संगठित हुआ और भिक्खु संघ में भी प्रदर्शन है, जी, ये नाकारा नहीं जा सकता, जी, और समाज में भी प्रदर्शन है, जी। अब दोनों जगह प्रदर्शन है। हाँ। ये भारत का भिक्खु संघ, जी, बंती जी, और वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं, जी, मेरा उससे निवेदन रहेगा, जी, कि बुद्ध गया मुक्ति चाहते हो ना? हाँ। सबको चाहिए बुद्ध गया, यस, यस। तो उसके लिए अपना निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, बराबर है, अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, जी, अपना प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ेगी, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, और माँ बोधि महाविहार मुक्ति के लिए समर्पित भाव से, जी, भिक्खु संघ को सामने आना पड़ेगा, जी। अभी वर्तमान में जो भिक्खु संघ है, हाँ, कुछ लोग चिवर पहन के पवित्रन पाठ करके, हाँ, ये 500 रुपए रोजी कमा कर अपना जिंदगी चला रहे, घर बार चला रहे, जी। तो बुद्ध का जो सामाजिक संदेश है, जी, वो जनमानस के बीच नहीं जा रहा है, नहीं, और इसका फायदा उपासक भी ले रहे, जी, समझ में बात, हाँ। और जो डुप्लीकेट बौद्ध है, जी, जो संवैधानिक बौद्ध नहीं है, जी, वही बौद्धों की बात कर रहे हैं, जी। जब तक हम लोग संवैधानिक बौद्ध आगे नहीं आएंगे, जी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने जो मुझे पूछा कि आज वर्तमान में भिक्खु संघ के नेतृत्व में ही आंदोलन करने की आवश्यकता है, जी, बराबर है। इस देश में अगर इस देश को प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है, जी, तो बाबा साहब का सपना साकार करना है, जी, तो प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए भिक्षु की आवश्यकता लगेगी, जी, बुद्ध समाज की आवश्यकता लगेगी, जी, जी। लेकिन अभी प्रबुद्ध समाज है नहीं, जी, भिक्खु संगठित नहीं है, जी। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान परिस्थिति में अभी भिक्खु संघ ने अपना निजी स्वार्थ, जी, विहारों में न बैठते हुए, जी,
वो रहे, अच्छे जगह रहे, अच्छे काम करे, लेकिन संगठित रूप से, संगठित शक्ति के बल पर जी अगर संगठित होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है पूरे देश में हलचल हो जाएगी। बिल्कुल संघर्ष सामने आए तो उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी हम लोग नहीं चाहते जी। क्यों? 70 साल से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बुद्धों के लिए क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। भिक्षु के लिए क्या किया? जब एक तो बात याद आती है मुझे कि उस वक्त महामहिम जी अपने रासू गवई राज्यपाल थे, तो उस वक्त और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और ये लालू नीतीश थे। हाँ। तब ये आंदोलन, अगर वो राज्यपाल थे और महाराष्ट्र के थे, तो उस वक्त इस आंदोलन की दिशा वो तय नहीं कर पाए कि क्या बौद्धों का जो सबसे, हम इसको बोलते हैं कि श्रद्धा तो नहीं बोलते, लेकिन बौद्धों का महाबोधि विहार जिनकी नींव सम्राट अशोक ने रखी थी और 1500 साल मौर्य का राज्य था, बराबर है, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम उनकी बात करते कि 667 में जो चीन के प्रवासी जो आए थे यांगशांग, तो उन्होंने जिस प्रकार इस विहार की नींव पूरे भारत में रखी, और ये मैं राज्यपाल तो कायदे मंडल का यानी कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका तो वो प्रतिनिधित्व करते यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते। तो मेरा ये सवाल है कि क्या उस वक्त महामहिम रासू गवई को नहीं लगा कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए बनते जी? देखिए, मैं उसका गवाह हूँ जी, मैं सही बात बोल रहा हूँ अभी जी जी जी। उसमें बनते आनंद जी भी गवाह है जी, मुझे लगता खैरकर भी गवाह, भैया जी खैरकर जी। तो हमने जैसे ही राज्यपाल हुए माननीय रासू गवई जी 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 जी, तो पहली सभा मैंने उसकी भुसावल में लगाई थी। अच्छा, गवई साहब की। उन्होंने कहा कि भंते जी 8 दिन में कार्यक्रम आप करके बताओ, 50,000 लोग लाके बताओ। मैंने 1 लाख लोग लाके बताया। क्या बात है। और 1 लाख लोगों में उस वक्त बबन कामड़े थे जी, वो जिंदा नहीं है लेकिन संपादक बबन कामड़े थे, सम्राट के जी। तो वो आए और स्टेज पर बोले कि ये पहली बार इतनी बड़ी सभा हो रही है जी। और मैंने अपने प्रस्ताव में बोला था कि माननीय गवई साहब जी, आप राज्यपाल है बिहार के, अगर आपके द्वारा ये बौद्धों का महाबोधि विहार बौद्धों को मिलता है तो मुझे लगता है सोनेरी अक्षर से नाम लिखा जाएगा। सही बात है। उसमें भंते आनंद जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे। अच्छा। कई बार मिलना जुलना हुआ जी, लेकिन मुझे लगा कि नीतीश सरकार से भी मुलाकात हुई जी, लेकिन उसको न्याय नहीं दिया। मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूँ जी। वर्तमान में अभी सबको बौद्ध ज्ञान मुक्ति चाहते कि नहीं? बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा? जैसा हिंदू का मंदिर है तो हिंदू के कब्जे में है, मुसलमान का है तो मुसलमान चला रहे, सिख है तो गुरुद्वारा वो चला रहे, क्रिश्चियनों का है तो पादरी चला रहे, जैन वाले अपना चला रहे। लेकिन दुनिया के भारत के अंदर एक बड़ी ये बात है कि पहली बार जो बौद्ध का आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, समर्पण का केंद्र है और पूरे भारत के बौद्धों का केंद्र है, विश्व के बौद्धों का केंद्र है। उसी बुद्ध विहार में ब्राह्मणों का कब्जा है। ये कितनी शर्म की बात है। दूसरी बात, ये 1949 का एक्ट है। हाँ। संविधान कब लागू हुआ? 50 को। आप 50 को लागू हुआ तो आर्टिकल 13 ये कहता है जी, कि जब ये जो पुराने एक्ट है हाँ, लेकिन वो समाप्त होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि संविधान। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार वो हठधर्मी है। अच्छा। हठधर्मी होने के नाते वो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र से लोग आते चिल्लाते, क्या करेंगे? हाँ। लेकिन जब तक हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से नहीं जाएंगे, संवैधानिक के माध्यम से, तब तक नहीं। मैं आपको एक बात मजे की बता रहा हूँ। हाँ। अभी लोग भंते ससाई जी को कह रहे हैं कि भाई पिटीशन डाला। हाँ। मुझे मालूम है, मैं बोल रहा हूँ 93 में उन्होंने एक पिटीशन डाला था। अच्छा। जब शुरुआत हुई ना 93 में जी, 92 में आंदोलन चालू हुआ। हाँ। और 93 में फिर पिटीशन डाला और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया। अच्छा। अगर वो पिटीशन अभी तक रहता हाँ, तो आप बताएं क्या रिजल्ट आता? महाबोधि विहार मुक्त हो जाता। वो बात हुई। हाँ। जब माइनॉरिटी से हटाए गए, हाँ, जब आंदोलन से हटाए गए, तब भंते ससाई जी ने, जब लाल बुद्धा टीवी ने और भंते आनंद जी के नेतृत्व में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ जी, उस वक्त ससाई जी बैठे गए जंतर मंतर में धरने पर जी, और उस वक्त 2013 में ये पिटीशन डाला। अच्छा। जो आज रिजल्ट आने वाला था। अच्छा, 5 अगस्त 29 तारीख से। हाँ। तो उसमें भी
लोग भ्रमित कर रहे समाज को जी, आंदोलन के नाम से। जी, अभी जगह जगह कोई सभा भी ले रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जब तक तुम आंदोलनकारी समर्पित भाव से अपना स्वार्थ छोड़कर, निजी स्वार्थ छोड़कर, अपना परिवार बाजू कर जब सही बुद्ध गया के लिए लड़ेंगे जी, तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। अभी हम लोग भी भीमसेना के माध्यम से अभी एक याचिका डालने वाले हैं जी। आप एक बात बताइए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में जब संविधान लिखा तो धर्मांतरित थे क्या? नहीं थे। नहीं। तो धर्मांतरित नहीं होने के बाद जो संविधान में कुछ आर्टिकल लिखा जी, उसमें तो चेंज कर नहीं सकते थे। बिल्कुल। लेकिन 1955 का हिंदू एक्ट मैरिज आया, बराबर है। और वो हिंदू एक्ट मैरिज आने के बाद बाबा साहब को कहीं ना लगा कि अब मैं इसमें चेंज तो कर नहीं सकता हूं, नहीं, लेकिन मेरे लोगों को आगे जाने के लिए, मेरे बौद्धों को न्याय मिलने के लिए मैं धर्मांतर कर रहा हूं। 1954 में भारतीय बुद्ध महासभा स्थापित की जी, बराबर। 1955 का हिंदू एक्ट मैरिज हुआ। वो एक्ट से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली और लोगों को दी 22 प्रतिज्ञा के साथ, और कहा कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण होगा बताइए? हमारे लोगों ने क्या किया, दीक्षा लेना और दीक्षा देना यहाँ तक शुरुआत हुई। उसको संवैधानिक दायरे में बौद्ध बनाने का प्रयास किया क्या? नहीं। अगर वो करते तो अभी भारत की जो जनगणना है वो बढ़ती बराबर, लेकिन बौद्धों की जनगणना अभी कम है। मैं सही तो बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों ने धर्मांतर किया। धर्मांतर होने चाहिए जन जागरूकता के लिए। लेकिन जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं उनको बौद्ध धर्म में लाने के लिए संवैधानिक आधार लेना चाहिए और उसको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए जी, बराबर। क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी ये जो हिंदू को लागू होंगे इनको ही लागू होंगे। तो हम तो हिंदू नहीं है ना, नहीं, हम तो बौद्ध है। बाबा साहब ने कहा कि मैं 1935 की बात है, मैं अपनी बात नहीं लगा रहा हूँ। 1935 में बाबा साहब ने येवले के धर्मांतर में कहा था सभा में, हिंदू होना ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। 21 साल लगे बाबा साहब को। कुछ लोग बोलते बाबा साहब ने अभ्यास किया। बाबा साहब का बुद्धिज्म पर बहुत पहले अभ्यास हुआ था, लेकिन जैसे हिंदू एक्ट आया जी, उसको बाबा साहब को लगा मेरे पास दिन नहीं है, और एक आधुनिक बुद्ध, वो बोधिसत्व नहीं, आधुनिक बुद्ध जी, वो बुद्ध ही है जी। वो आधुनिक बुद्ध ने किसी का विचार नहीं किया, किसी की सोचा नहीं, और मेरे समाज का मैं उद्धार करूंगा इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वो बौद्ध होकर निर्वाण हुए जी, और उसको मानने वाले आज भी हिंदू के अंतर्गत है और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ये डुप्लीकेट बौद्ध है कि नहीं? बराबर है। ये डुप्लीकेट बौद्ध से कोई सुनेगा नहीं। मैं ये चाहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान में धर्मगुरु का अपने धर्म का दायरा दिया है जी। आज भी भारत का भिक्षु संवैधानिक रीता धर्मगुरु नहीं है जी। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान का वक्फ बोर्ड है, वो उनका मूल्य जब निकलता है तो फतवा निकलता सबको लागू होता है जी। हमारे धर्म गुरु और विहार अलग है ना। अच्छा, आप बात को समझ रहे जी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा जी, जो राम, बाबा साहब ने कहा मैं राम, कृष्ण, गणपति इसको मानूंगा नहीं, भगवान बुद्ध, विष्णु का अवतार ये मानूंगा नहीं, मैं ऐसी कुछ 5-6 प्रतिज्ञा है पहले से, लेकिन पहले जो उस प्रतिज्ञा को लेकर, वो प्रतिज्ञा को लेकर याचिका बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जी, तब फाइटिंग होगी जी। वो सप्तपत्ति लगाते हैं, वो बोलते हैं कि विष्णु का अवतार है, तो तू सिद्ध करो ना, सिद्ध करो बराबर। बाबा साहब का धर्मांतर वैलिड है, 22 प्रतिज्ञा का आधार लेंगे कि ये हमारे बाबा साहब ने बोला है, इसलिए हमारा विश्वास नहीं है, तुम करके बताओ जी। तो ये जो मामला है जी, इस मामले की तरफ हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे जी, कोई कुछ नहीं कर रहे। अभी जो बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार भी इलीगल है जी। जब महाबोधि विहार तुम्हारा नहीं है तो ये कैसे मानेंगे जी, बराबर है। इसीलिए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जी मुझे ऐसा लग रहा है
अभी वर्तमान एक नागपुर केंद्र है जी क्रांति का जी उत्तर प्रदेश भारत में देखा कभी इसी राज्य में देखा वो तो उसमें धर्म का संस्कार नहीं है जी और बाबा साहब ने यह कार्य किया है जी। तो या थोड़ा सा नागपुर के लोग क्रांतिकारी है जी महाराष्ट्र के बौद्ध थोड़ा सा तेज है तेज है अगर महाराष्ट्र के बौद्ध अगर जाग जाए जी तो मुझे लगता है एक अच्छी टीम बनानी चाहिए ये जी। मेरा लाड मुद्दा से अभी आने वाले जितने भी लोग हैं जी जहाँ कार्यक्रम कर रहे माँ बोधि माँ विहार मुक्ति के लिए जी उससे निवेदन रहेगा जी कि अच्छे लोग तैयार करो जी निस्वार्थी लोग तैयार करो उसमें लॉयर लोग लो जी उसमें बुद्धिजीवी लोग लो हाँ। एक समिति बनाओ जी और 3 भागों में जी समितियां बांटो जी एक आंदोलन तेज करने वाली समिति बनाओ जी एक न्यायपालिका में अपनी बात रख सकते वो समिति बनाओ जी और एक राजकीय मुद्दा है जो तो राजकीय मुद्दा कैसे प्रेशर आ सकता है राजकीय लोगों के माध्यम जी। से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बात रख सकते हैं उसके लिए चर्चा हो अभी आप एक बताओ महाबोधि महावीर के पूरा देश में गया जी तो अभी माननीय कांग्रेस के खड़गे साहब ने आवाज उठाई है रामदास आठवले जी ने आवाज उठाई है आजाद जी ने आवाज उठाई है हंडोरे ने आवाज उठाई है वर्षा गायकवाड़ ने आवाज उठाई माननीय चंद्रशेखर आवाज उठाए हैं कुशवाहा ने आवाज उठाई है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई है लेकिन ये बौद्धों की सहानुभूति के लिए बौद्धों को ये करने के लिए लेकिन उसी तरह जी क्या बौद्ध ज्ञान मुक्ति के लिए वो सामने आएंगे अपने अपने पार्टी में रूल रेगुलेशन पास करेंगे बंटी जी और एक बात कहता हूँ कि जो अभी भिक्खु संघ है हाँ। अलग अलग आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है तो आज एक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने एक भिक्खु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आने वाले वर्तमान में हमारी रणनीति क्या होगी अभी देखिए ये जो आंदोलन आकाश लामा ने या प्रज्ञाशील ने ये शुरुआत की जी चंद्रबोधि पाटिल अच्छा उस सप्ताह सैनिक दल के हाँ। तो शुरुआत में मैंने उनको बोला था जी मैं भी इनके साथ था लेकिन इनका रवैया मुझे देखने के बाद मैंने आपको विड्रॉ किया जी मैं आंदोलन के विरोध में नहीं हूँ जी अभी भी जी लेकिन जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रज्ञाशील 6 साल तक कमेटी में बैठा है जी। फिर वो आंदोलन कर रहा है तो क्या भरोसा करो कि वो कमेटी में मेंबरशिप के लिए नहीं जा रहा और आंदोलन को भेज देगा जी मैंने भविष्यवाणी की थी कि आंदोलन स्थगित होगा जी 9 तारीख को आंदोलन स्थगित हुआ मैंने बोला था विनय चारा को जेल में जाना पड़ेगा विनय चारा जेल में गया अच्छा तो ये आंदोलन आपस में टकरा हुआ जी और ये किसके लिए टकरा हुआ जी पैसे के लिए अच्छा चंदे धंधे के लिए हुआ अगर ये आंदोलन बुद्ध गया का मुक्ति के लिए हो रहा था जी तो पुलिस वाले अंदर लेके जाना चाहते तो लेके जाना चाहते जी लेकिन उसमें विनय चारा का थोड़ा सा एक अच्छा रोल रहा जी वो तरुण भिक्षु है जी नया नया है जी कुछ करना चाहता है जी तो उन्होंने आंदोलन के साथ रहा और जगह जगह सभा की जी तब तक बिहार सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था जी आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं जी 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 और जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि 12 लाख 12 तारीख बुद्ध गया अच्छा तो सरकार बिहार की डर गई जी अब 12 लाख लोग आएंगे तो क्या होगा क्या होगा और 12 नहीं आते 5 लाख भी लोग आए तो क्या होगा हाँ। तो सरकार विचलित हुई डर गई और डरने के कारण जो आंदोलनकारी थे आकाश लामा और प्रज्ञाशील अच्छा और कुछ लोग अच्छा इनको ये लगा कि ये भंते जी आगे जाएगा तो हमारा नकाब उतरेगा जी ये बात होगी ये बात हो रही हाँ इसका नकाब उतरेगा हाँ और इसका गवाह मैं भी हूँ हाँ क्योंकि मैं भी 1-2 बार आंदोलन में गया जी वहां पर प्रोटेक्ट पर हाँ तो कई लोगों ने आकाश लामा को समझाने को प्रयास किया जी उसका बड़ा हृदय होना चाहिए था जी बराबर है बड़ा दिल होना चाहिए था जी सबको लेना चाहिए था जी आंदोलनकारी को लेना चाहिए था अच्छे लोगों को लेना चाहिए था ऐसा किया नहीं हाँ। लेकिन विनय चारा ने 12 तारीख को 20,000 लोगों की तैयारी की बैठने की जी ट्रेन की कुर्सी की हाँ और वो तैयारी पूरी हो जाएगी तो हमारा क्या रहेगा और जी। भंते हर्षबोधी जुड़ गया जी इसीलिए 9 तारीख को आकाश लामा ने षड्यंत्र के साथ पुलिस प्रशासन के प्रभाव में आके डर के कारण 9 तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके आंदोलन हाँ। स्थगित की घोषणा की अशोक लामा ने प्रज्ञाशील ने चंद्रबोधि पाटिल ने जी जब ये आंदोलन कर रहा था तो ये इसने बोला कि भाई हमको विश्वास में नहीं लिया गया जी
और आंदोलन को घोषित स्थगित कैसे किया? हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, अच्छा। हम आंदोलन चालू करेंगे, चाहे पुलिस हमको, प्रशासन हमको जेल में डाले। अब एक बात बताओ, मजे की बात यह है, लाट बुद्धा के सभी दर्शकों ने सोचना चाहिए और ये जवाब आकाश लामा को, प्रज्ञा सिंह को, उनके साथीदार को पूछना चाहिए कि जब आपने आंदोलन समाप्त किया तो दूसरे दिन बैठने की क्या जरूरत थी? नहीं, बराबर है, समाप्त हो गया, तुम मत बैठो। जब ये बैठे और वो भी बैठे तो दोनों में क्या हुआ? फाइटिंग हुई जी, दोनों में टकराव हुआ जी, और दोनों में टकराव होने के बाद 12 बजे, रात के 12 बजे षड्यंत्र के साथ विनय चारा को साजिश के साथ फंसाया गया जी। अब एक बात बताओ, विनय चारा जेल में गया जी, एक भिक्षु जेल में गया ना, हाँ। तो इतना भी सोचना चाहिए कि यार हम आंदोलन कर रहे हैं तो पहले उनको छोड़ने की बात करेंगे जी, बराबर है। लेकिन उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे, नागपुर में, कई महाराष्ट्र में सभाएं करके चंदे की बात कर रहे हैं जी, बराबर, हाँ। और कुछ चैनल उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी, हाँ। और हमारे जैसे सच्चाई लोगों को बुलाने को डर लगता है जी। अरे सच्ची बात करने के लिए डिबेट करो ना, डिबेट करो, सही डिबेट करो ना, डिबेट होनी चाहिए। को बुला, आनंद को बुला, आकाश लामा को बुला, प्रज्ञा सिंह को बुला, हर्ष मोदी को बुला, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए कि सच क्या झूठ क्या है। मैं अपनी पीड़ा से बोल रहा हूँ, मैं भी 13 दिन जेल में रहा जी, आंदोलन के लिए जी, तो साधारण बात नहीं 13 दिन जेल में रहना, हाँ। अभी वर्तमान में अपना विनय चारा रहा जी, तो लोगों के दिमाग में विनय चारा, हाँ। तो भाई ठीक है, विनय चारा को बुलाओ। मैं तो चाहता हूँ अभी कुछ कार्यक्रम हो रहे जगह जगह, उसमें आकाश लामा को भी बुलाना चाहिए, बिल्कुल, दोनों को बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए और डिबेट होना चाहिए, हाँ। डिबेट होना चाहिए टीवी पर, और आपके जैसे एंकर ने पूछना चाहिए कि क्या हर्ष मोदी बोल रहे उसका जवाब दो, हाँ जी, बराबर। एक भी जवाब नहीं उसके पास में। मैं बुद्ध गया से चिल्लाता रहा, जो लोग आज आंदोलन में काम कर रहे हैं ना, उसी लोगों को सच्चाई मालूम हो गई आकाश लामा की। मैं कोई उसका विरोधी नहीं है, मैं सच्चा बोल रहा हूँ। अगर वो चाहता है मिलने के लिए तो मैं कल मिलूंगा, लेकिन हम संगठित होकर, सब एक होकर, ये कभी एक ग्रुप सुमित रत्न का हुआ जी, दूसरा ग्रुप राजेंद्र पाल के राहुल का हुआ जी, हाँ, तीसरा ग्रुप आकाश लामा का हुआ, हाँ, चौथा ग्रुप और हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये फाड़ में जब आंदोलन करेंगे तो सरकार की गोपनीय विभाग की रिपोर्ट पास तो रहती कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये चंदे और धंधे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं लाट बुद्धा का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। अभी लाट बुद्धा ने जो भी काम किया है जी, पूरे देश को जगाने का काम किया है। लाट बुद्धा अपना चैनल है जी, लाट बुद्धा एक अच्छा टीवी चैनल है जी, 22 राज्यों में दिखता है सबसे पहले। नहीं, वो दिखता है, और मैंने माननीय आपके संचालक डायरेक्टर सचिन मुंजी से कहा था जी, कि सचिन मुंजी आप एक काम करो, लाट बुद्धा के माध्यम से एक डिबेट लगाओ जी, तो सभी भिक्षु को बुलाओ जी, सच्चाई सामने आ जाएंगी जी। तो कुछ चैनल जो लोग है जी, आकाश लामा के प्रभाव में पैसा लेकर अपने काम कर रहे हैं जी, मैं गवाह हूं। हर्ष मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है जी, हर्ष मोदी क्योंकि मुंह पर बात करता है, सच्चाई बोलता है ना। मैं मध्य आनंद जी से डरता हूँ, ना मैं ससाई जी से डरता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये आंदोलन कौन से दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है। अगर इसी तरह कार्यक्रम करके लोगों को गुमराह करके चंदा और धंधे का आंदोलन बनेगा तो मुझे लगता है बुद्ध गया का महाबोधि विहार कभी मुक्त नहीं होगा। अभी मैं भीमसेना के माध्यम से जी, और कुछ संगठन के माध्यम से, अभी मैं भीमराव जी जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है जी, उनसे मेरी मीटिंग है 9 तारीख को। मैं जा रहा हूँ, मेरे वजह से वो 16 तारीख को कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो अभी 16 तारीख को आयोजन है। हाँ। एक लोगों में उत्साह है जी, उनके साथ क्या हुआ, वो क्या सच्चाई है जी, लोग जानना चाहेंगे जी। मेरा मानना है कि अभी वर्तमान में हम सबको, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जितने भी, चाहे आकाश लामा हो चाहे कोई, हमको बैठना चाहिए, एक कोर राष्ट्रीय कोर कमेटी करना चाहिए और वो भिक्षु संघ का नेतृत्व होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल आदमी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब मैंने तो सोच लिया, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भीमसेना का, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा एजेंडा है प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जी। और मैं चाहूंगा कि भिक्षु संघ जहाँ बैठेगा उसमें कोई भी राजनीतिक नेता बैठने नहीं देंगे जी। क्योंकि अभी तक हमारे साथ क्या हुआ, राजनेता बैठने से भिक्षु संघ की भी गरिमा
कम हो जाती है, साथ में बैठो तो गनीमत तो कम होगी, कम हो जाती है। हाँ। तो हम चाहेंगे कि हम दुराता ये चाहते हैं, अनटचेबल नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका जो स्थान है वो आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन किसी भी भिक्षु संघ के स्टेज पर कोई भी नेता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो आता है उसका सम्मान होना चाहिए। और इसी तरह एक संदेश मेरा बौद्धों को है कि अभी वर्तमान में 70वें धम्मचक्र परिवर्तन 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को है जी। तो हम लोग पदार्पण कर रहे हैं, वहां पर भी जत्रा का रूप होता है जी। लोग जाते जत्रा है। बाबा साहब का जो धर्मांतर है उसके पीछे उसका उद्देश्य है, उनका कंसेप्ट है, वो लोगों के बीच में नहीं जा रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जो सपना है वो लोगों के अंदर मैसेज जाएगा। बाबा साहब का धर्मांतर के पीछे क्या वजह थी, प्रबुद्ध भारत निर्माण करना बाबा साहब ने क्यों बोला था, ये लोगों के अंदर मैसेज जाएगा तो बहुत बड़ा माँ बोधि महान मुक्ति के लिए बल मिलेगा। पंडित जी, एक सवाल हो रहा है मेरे मन में कि जब हम बात करते हैं कि जो अभी पिटीशन है संवैधानिक दायरे में है, तो बनते सुरेश ससाई जी का नाम लिया, लेकिन सुरेश ससाई ने जो पिटीशन डाला उसके बाद सुलेखाताई कुंभारे ने डाला, तो क्या ये पिटीशन दोनों एक करके उस पे न्याय होगा या फिर जो बनते आदरणीय बनते सुरेश ससाई ने जो पिटीशन डाला था उस पे न्याय की मांग होगी, क्या है इसमें? देखिए, ये न्यायपालिका का मामला है जी। अब जब हम लोग न्यायपालिका में जाते हैं जी तो उसके रूल रेगुलेशन कंडीशन होती है जी। 2000 ससाई जी का 12-13 का पिटीशन सबको मालूम है। हाँ। उसमें मेरा थोड़ा सुरेशा ताई से निवेदन मैंने किया था जी, शायद वो क्यों नहीं सुने क्या नहीं सुने अपना उसका मर्जी है जी। अगर वो ज्वाइन होते हाँ ससाई जी के पिटीशन को जी तो बहुत अच्छी बात थी जी। तो सेपरेट होने से सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ गया जी कि तुम नीचे से आओ। अच्छा हाँ हाँ। अब ये पिटीशन है हाँ, तो मुझे नहीं लगता ये भी पिटीशन को न्याय मिलेगा जी। और ये पिटिशनर जो है जी भला ही भारत में रहता है तो नागरिकता तो यहाँ की ली हाँ। जैसे अनागरिक धम्मपाल बाहर के थे, श्रीलंका के थे जी। तो भत्ते सुरेश ससाई भी जापान के तो नेशनलिटी का बात आएगा जी। तो नेशनलिटी के आधार पर बहुत सारी चीजें होंगी जी हाँ। आपको रहने के लिए कुछ कंडीशन पर दिया है जी हाँ। भारत का बातें ना लोग नहीं समझते नागरिकत्व। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पिटीशन भी डिले हो जाएगा जी, तारीख पर तारीख होती जाएंगी। और ये सच्चाई क्या है जी, कुछ लोग वकील हाई कोर्ट में खड़े हो रहे दे रहे, सच्चाई क्या है समाज के सामने बोलो ना जी। आज फिर तारीख दे दी, जब हेयरिंग ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही तो कैसे विश्वास करेंगे। तो मेरा ये मानना है अभी वर्तमान में हमको नए तरह से आपके मन में प्लान चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपका जो प्लान है, जिस प्रकार आपने सुरेश ससाई जी को उसके बाद अनागारिक धम्मपाल को, फिर जो अभी जो पिटीशन नागपुर से सुलेखाताई कुंभारे ने, उस पिटीशन पे न्याय मिलेगा या फिर बनते सुरेश ससाई के पिटीशन पर न्याय मिलेगा लोगों को? नहीं, वो तो आपको बता रहा हूँ मैडम, ताई का पिटीशन तो रिजेक्ट हो गया जी पूरा टोटल। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया जी कि आप जाओ नीचे से आओ जी। इसका मतलब वही हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है तो दूसरा जजमेंट कैसे चेंज करेंगे जी। तो इसीलिए जो अभी कुछ बद्दे ससाई जी के साथ लायर लोग हैं हाँ। मैं तो लायर नहीं हूँ जी, लेकिन मेरा सब निवेदन उन लायरों ने मेरे साथ बैठना चाहिए जी। वो काला कोट डालते हैं जी, लेकिन जो सच्चाई है जी, तो सच्चाई समाज को दिखाना चाहिए जी। कि साधारण पर हम लोग याचिका डालेंगे जी। मैंने कई बार बोला कि मैं संवैधानिक बोध दो जी, इसलिए मैं हक के साथ बात करूंगा जी। आप संवैधानिक है ही नहीं, आप संवैधानिक है ही नहीं कि हमारे हक की बात कर रहे हैं जी हाँ। वैसे तो आप ये हो जाएंगे हाँ। एक बात बताकर फिर मैं आपको गाऊंगा हाँ। बुद्ध गया चाहते हैं जी, ठीक है ना हाँ। तो क्या जरूरी नहीं है कि हम संगठित होकर चर्चा करें जी लायर लोगों से भी जी हाँ जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पूर्व न्यायाधीश जी के.जी. बालकृष्ण से मिला जी। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के जस्टिस कैद साहब से मिला जी। मैं कई जस्टिस से मिला, चर्चा किया कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। बोले बनती थी आपकी मांग यही है जी। और ये 1972 में जी शायद मीराताई माई साहब जीवन थी जी।
सविता अम्बेडकर, उनको भी पूछा गया था जी। उनको बाद में मैंने पूछा कि बाबा साहब तो बौद्ध बने, आप तो है, आप बौद्ध बने क्या? यही तो लड़ाई बाबा साहब की चालू होने वाली थी, बोले वो जिंदा नहीं रहे ना। तो आर्टिकल 25 W2 में अभी भी हिंदू के अंतर्गत है। तो 2012 में जी सिख सुप्रीम कोर्ट में गए जी, और 2013 को उसको न्याय मिला और आनंद नाम का एक्ट मिला जी। और हमारे अम्बेडकर राइट वकील जी कहा है, कहा सोचते हैं बुद्ध का बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं है, बीच में हवा चली जी, याचिका हुई जी, बेल हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 1964 का धर्मांतर वैलिड है, हाईकोर्ट का आदेश है। उस आधार पर हम लोग 22 प्रतिज्ञा का आधार लेकर एक पिटीशन बनाने का मेरे दिमाग में है, याचिका तैयार करने की मेरे दिमाग में, और अच्छे लायर के साथ जी। उसमें हमारे साथ भारतीय बुद्ध महासभा रहे जी, माननीय भीमराव जी अम्बेडकर हमारे साथ में हैं जी। तो हम ऐसा प्लानिंग करते हुए एक मजबूत संगठन जो है याचिका अच्छा सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे जी। मैंने तो कई बार आह्वान किया, अगर हर जिले से याचिका जाती है, 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होना पड़ेगा कि इतनी याचिका महाबोधि मायर लेकर आ रहे हैं तो संज्ञान में लेंगी और अलग से बेंच बनाएगी, बराबर है, और हेरिंग रहेगी। लेकिन हमारे लोग आंदोलन के नाम से सभाएं लेंगे, भंडारा में लेंगे, उधर लेंगे, चंदा धंधा करेंगे, और इस तरह से लोगों को भ्रमित करेंगे। अभी आपको नहीं लग रहा कि नागपुर की जनता कंफ्यूजन में है जी? है, आकाश लामा की तरफ से जाए, विनय से जाए, कि असमोदी की तरफ से जाए, कि भारतीय बुद्ध महासभा की तरफ से जाए, कि अपने क्या बोलते अशोक लामा, नहीं ये के राहुल जी है, राजेंद्र पाल गौतम है, इधर उत्तर प्रदेश में सुमित रत्न अपने काम कर रहे हैं जी। तो लोगों में भ्रमित और कंफ्यूजन है जी। तो मेरा ये मानना है कि हम धर्मगुरु है जी, कुछ गलतियां की होंगी लोगों ने जी, उसको माफ करना चाहिए जी, बराबर है, बड़ा दिल रखना चाहिए जी, करुणा होनी चाहिए जी, और आकाश लामा को भी बुलाकर चर्चा करके ये संगठन बनते आनंद जी को बुलाना चाहिए, बनते ससाई जी को भी बुलाना चाहिए, और पहले डिबेट होना चाहिए। मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा अगर लक्ष्य जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति करना, तो वो बोलता है ना मेरा यीशु है 1949 का एक्ट रद्द करना। 1949 का एक्ट रद्द नहीं हो सकता है जी, मैं दावे का साथ कह सकता हूँ, और हो भी नहीं सकता है। हाँ, 1949 में अमेंडमेंट हो सकता है जी, और अमेंडमेंट की प्लानिंग हमने की जी। लेकिन ये आकाश लामा का जो आंदोलन बीच में हुआ, इसलिए नीतीश सरकार ने ये कहा इनसे मिले, इनसे मिले, उनसे मिले, इनसे मिले, तो भी कंफ्यूजन रहा। हाँ। नहीं तो मैंने ये कहा था कि नीतीश सरकार को लिखित रूप से दिया हमने जी, कुछ नहीं करना है, हम संभव है। मैं बिहार महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन बौद्ध गया का हूँ, बिहार में हूँ, बिहार का रहता हूँ, मेरा ये वोट सरकार को गिरा सकता है, हाँ। और सरकार को ला भी सकता है, हाँ। क्योंकि मैं वोट डालता हूँ ना वहां पर। तो मैंने नीतीश सरकार को लिखा है भिक्षुओं ने कि हमको कुछ नहीं करना है। 1949 के अनुसार 4 हिंदू, 4 बौद्ध है, और जिला कलेक्टर हिंदू रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। तो हमारा ये मानना है 4 ये रहे तो 4 ये रख दो। जिला गया का कलेक्टर है बुद्धिस्ट लॉ, बहुमत हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म। अच्छा, नई डीएम रहता है तो डीएम कार्यकारी अध्यक्ष बना दो, और बुद्ध गया का चेयरमैन जो आईएएस है बुद्धिस्ट बना दो हमेशा के लिए। 5 रहेंगे तो कोई भी बहुमत किसका होगा? बुद्धिस्ट रहेगा सब कुछ। लेकिन हमारे पास लोगों में सोच नहीं है, दिमाग नहीं है। वो कहते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे है ना, बाबा साहब ने बोला कि ये पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने हिंदू लिखा, मार लिखा, तो मार काय में जा रहे हैं? हिंदू में जा रहे हैं। और नवबोध काय में जा रहे हैं? हिंदू में जा रहे हैं। और तुम 2 नाव पर चलने वाले लोग हमको सिखाएंगे, हमको टीच करेंगे, हमको गाइड करेंगे। हम जिस दिन अपने इस पे आ गए ना, तुम्हारा खैर नहीं होगा, क्योंकि तुम बौद्ध नहीं हो। और बौद्ध की बात कैसे कर रहे हैं? रिप्रेजेंट हम करेंगे, राजनीतिक में हम करेंगे, भिक्षु को राजनीतिक पावर दिलाएंगे। भिक्षु सांसद बनना चाहिए, भिक्षु विधानसभा में जाना चाहिए, भिक्षु नगर पालिका में क्यों नहीं जाना चाहिए? आप मुझे बताओ। जब बीजेपी का धन्यवाद मानना चाहिए, बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी सीएम है कि नहीं?
है कि नहीं? है। मध्य प्रदेश में उमा भारती कौन थी? सीएम थी कि नहीं? 125 आदमी का बम शॉट होने के बाद जेल में जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर, उनको सांसद बनाया, कई सांसद बनाया। तो हमारे 70 साल में भिक्षु को कौन सा प्राधान्य दिया राजनीतिक? तो अभी हम अपने हक के लिए, प्रबुद्ध भारत के लिए भिक्षु संघ को संगठित करना, उसको मजबूत दिलाना, समाज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब तक समाज के ऊपर भिक्षु डिपेंड रहेगा। ये जो बात है बंटी जी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी को धन्यवाद क्यों देना चाहिए, जैसे सीएम योगी को उन्होंने सीएम बनाया है, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे उमा भारती को उन्होंने सीएम बनाया है, तो क्या बौद्ध भिक्षु संसद में नहीं जा सकते? और बौद्ध भिक्षु अगर संसद में जा सकते तो बौद्धों की बात वो जरूर रखेंगे। टू बी पॉइंट बनते जी, तो हमारी रणनीति हो गई। अभी जो आने वाला 2 अक्टूबर जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है हमारा नागपुर में, तो उस वक्त पूरे भिक्षु संघ की रणनीति और एक जो बौद्धों को संदेश है वो किस प्रकार से होगा बनते जी? नहीं, मैं फिर से लॉर्ड बुद्धा चैनल के जितने भी दर्शक है विशेष रूप से लॉर्ड बुद्धा का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी तक दीक्षा भूमि पर 70 साल के इतिहास में जी बनते जी बाबा साहब के धर्मांतर का मैसेज नहीं गया जी, जत्रे का रूप हुआ जी। लेकिन इस बार भीमसेना के माध्यम से 1 अक्टूबर को जी दीक्षा भूमि के बाजू में रोड पर जी 50,000 लोग खड़ा करके जी धर्मांतर करेंगे जी और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए काम करेंगे जी। और उसमें महाराष्ट्र के जितने भी सुप्रसिद्ध गायक है जी उनको बुलाकर उसको मंच देंगे जी और उनको कहेंगे कि आपने बहुत गाने गाए बाबा साहब के जी, गांधी जी को कहीं छोड़ा नहीं उतारने में। आप बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए गाने बनाइए जी, गीत बनाइए और बुद्ध ज्ञान मुक्ति महाबोधि विहार के लिए गीत बनाइए और लोगों में प्रस्तुत करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एक भाषण से एक गीत का बहुत बड़ा वजन होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गायक जो है संगीतकार गीतकार जी माननीय विष्णुजी शिंदे जी, उसके मार्गदर्शन में सभी गायकों को मैं बुला रहा हूँ जी। और 1 अक्टूबर को एक कार्यक्रम दीक्षा भूमि के बाजू में रख रहा हूँ बिल्कुल, और वहां पर सभी लोगों को दीक्षा का समारोह किया जाएगा जी। उसमें भारतीय बौद्ध महासभा के भीमराव अंबेडकर जी को भी हम निमंत्रित, कई मानने वालों को निमंत्रित करेंगे जी बनते जी। और बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत की शुरुआत करने का हमने तय किया है जी। रही बात ये कि जब हम बात करते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, तो जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सम्राट अशोक द्वारा 2018 में इस विहार की नींव रखी थी और उसके बाद 3080 में ईस्वी सन पूर्व 3080 में महाबोधि महाविहार में तथागत भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो स्थापित की थी। और हम जब जानते हैं कि 1590 में जो हिंदू महंत थे गोसावी घमंडगिरी, उनका नाम भी था घमंडगिरी हाँ, उन्होंने उस वक्त इस महाबोधि महाविहार पर कब्जा किया था। और फिर 1893 में एडविन अर्नोल्ड थे, उन्होंने नेशनल हेराल्ड में ईस्ट एंड वेस्ट स्प्लेंडेड टू अपॉर्चुनिटी इस शीर्षक के नीचे कि बुद्ध का जो महाविहार है वो मुक्त होना चाहिए। और ये 4 पीपल के पत्ते लेके वो फिर श्रीलंका में गए और श्रीलंका में उन्होंने बताया कि इतना बड़ा महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहिए कि आज वो विहार जो है महंत के हाथों में है। तो वहां से फिर ये शुरुआत हुई और आज 2025 में हमारे साथ जो थे बनते भदंत हर्षबोधि महास्तवी राष्ट्रीय अध्यक्ष महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध गया, इनका यही कहना है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तो सभी चाहते, लेकिन जब तक भिक्षुओं का संगठन नहीं होता और ये भिक्षु उसका नेतृत्व नहीं करता, तब तक महाबोधि महाआंदोलन की जो धार है वो तेज नहीं हो सकती। यही बंते जी का है। तो बंते जी एक लास्ट में और एक सटीक सवाल करना चाहता हूं, इसके बाद अभी तो आज 5 अगस्त है, आज निर्णय आने वाला था, क्या आएगा? हमें तारीख दे दी, तारीख पे तारीख, जब हम बात करते तारीख पे तारीख, तो अभी आज का जो कल से 6 अगस्त से हमारा जो लोगों का जो भ्रम निराश है वो भ्रम निराश कैसे दूर होगा? क्योंकि मुझे पता है कि 17 अगस्त से 15 अगस्त से भंते विनयाचार्य जी की पद यात्रा शुरू हो रही है दीक्षा भूमि से, उसके साथ भंते ज्ञान ज्योति भी है। तो
इस सिलसिले में आप लोगों को इस माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हो बंटी जी? ये देखिए, ये जन जागृति अभियान अच्छा है, लेकिन उसमें हमारा पारदर्शिता होनी चाहिए जी। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं जी। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना जी। महाबोधि महाविहार के संदर्भ में उनको अवेयरनेस लाना जी। 1949 का एक्ट क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या है, ये सारे क्लोज जो है जी, ये लोगों को मालूम नहीं है जी। लोग हवा में कर रहे हैं जी। अभी मैं तो 16 तारीख का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जी, मेरा नाम है, ठीक है, लोग कर रहे हैं और उसमें मैंने भीमराव जी से खुद बोला था कि भीमराव जी मैं भी आ रहा हूँ आपके यहाँ, तो मेरे बात को लेकर वो आ रहे हैं जी। और हम चाहते हैं कि लोगों में कंफ्यूजन ना हो जी, लोगों में पारदर्शिता हो जी। विनय चारा आ रहे हैं, अच्छी बात है जी, ये रैली होना भी अच्छी बात है। जब तक हम लोग संगठन नहीं करेंगे, चर्चा विमर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे के दिमाग से, एक दूसरे के सुचारू रूप से बैठकर प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सक्सेस नहीं होंगे जी। और मुझे लगता है बाबा साहब के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा स्थापित है जी। तो भारतीय बौद्ध महासभा का काम बहुत जिलों में है और भीमराव अम्बेडकर वो कार्यकर अध्यक्ष है, तो उनको भी साथ में लेना जरूरी है बिल्कुल, और हम भी साथ में लेना जरूरी है जी। और निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से जी, ये बहुत अच्छी बात की आपने बंटी जी। शुद्ध मन से, पवित्र मन से जी, बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार बुद्ध को कैसे मिलेगा जी, ये भाव हमारा होना चाहिए जी। और रही बात याचिका सुप्रीम कोर्ट की जी, तो मुझे लगता है भीमराव जी ने भी याचिका डाली है जी, भारतीय बौद्ध महासभा से बोलते हैं जी। लेकिन अभी मैं 9 तारीख को उनके साथ मेरा मीटिंग है जी, जिसमें विनय चारा भी आएंगे जी। तो चर्चा होने के बाद हम अगली रणनीति जाहिर करेंगे और मुझे विश्वास है जी कि अच्छा लायर होना चाहिए जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग बाहर जाते हैं, फोटो खिंचाते, हवा देते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट होता है जी, कौन हेयरिंग करेगा जी, उसका एक अपना महत्व है जी। कांग्रेस के सिब्बल है कपिल सिब्बल जी, है ना जी जी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में गए ना जी, तो मैंने उनको बोला कि कांग्रेस में है तो आप खड़गे साहब को, राहुल गांधी को बोलकर महाबोधि महाविहार के लिए सिंबल को खड़ा करिए ना जी, पिटीशन डाल के एक प्रभाव पड़ेगा जी। बहुत सारे ऐसे वकील है तो उसकी फी भी करोड़ों रुपए होती है जी। तो हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका में जाकर उन अच्छे वकीलों को खड़ा करके पैसा देकर जी, बुद्ध का महाबोधि और बुद्ध को सौंपने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर मैं अंत में बोल रहा हूँ जी, मैं वो आंदोलन का हिस्सा हूं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है जी। मैं 13 दिन में जल में रहा हूं, अभी मैं बिद्दगया में रहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि शुद्ध पवित्र मन निर्मल करके जी, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए जी। और उस भाव से अगर हम लोग आंदोलन करेंगे जी, तो मुझे लगता है लोग अपने आप से सामने आएंगे, जो चाहे वो समाज देगा जी। लेकिन अभी इस वक्त समाज कंफ्यूजन में है जी, और लोग देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लोगों की हमारे ऊपर भी नजर है भी। तो मैं बताया ना कि हमारे अंदर भी जो प्रदूषण हुआ है जी, बहुत जल्द हम लोग दूर करने वाले हैं जी। और जो समाज के अंदर भी जो प्रदूषण है जी, बुद्ध समाज, बुद्ध बन के उनको भी हम लोग बहुत दूर करेंगे जी। अब समय का आने दो, और फिर मैं एक आपको बताऊंगा कि आपके जो डायरेक्टर है जी, सचिन मुंजी जी, तो उसको निवेदन करूंगा, लाल बुद्धा के सभी टीम को निवेदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि एक बार बनते ससाई जी को, एक बार बनते आनंद को जी, एक बार बनते अशोक लामा जी को, बनते नहीं वो अशोक लामा जी को, बनते हर्षबोधी को, बोधगया में बनते प्रियपाल है, कुछ जो लोग जानकार है उस आंदोलन के साथ में जी। तो ऐसे लोगों को बुलाकर नागपुर में जी एक बड़ा डिबेट होना चाहिए और लोग भी बैठना चाहिए, उधर लोगों को भी मालूम होना चाहिए ना कि क्या है सच्चाई क्या है, तो सच सामने आ जाएगा जी। हाँ, मैं तो कई बार आह्वान कर रहा हूँ, मैंने आकाश लामा को आह्वान किया, बोध गया में प्रज्ञाशील को आह्वान किया, सच्चाई जी को करता हूँ, सामने आते नहीं है। हाँ,
जब आप गलत है तभी तो नहीं आते जी। हाँ, कभी कभी दीक्षा भवन पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता जी। अगर 5 मिनट में बोल दूं, उनको पता है कि 5 मिनट में जनता को सही मैसेज दे देगा जी। तो ये जो नकाब ओढ़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं भिक्षु लोग, जी। हमारे देश के लोगों को मालूम नहीं कि हम क्या है, बाबा साहब ने कौन सा बुद्ध धम्म दिया है ये भी मालूम नहीं, तो दलाई लामा के पास जाएंगे। एक बात बताओ, इस देश में अम्बेडकर को डरते हैं कि लामा लोगों के लिए डरते हैं? नहीं, अम्बेडकर राइट्स वाला। ये जो ब्राह्मण है, मनोवादी समता जो ये ताकत है जी। हाँ, ये जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, ये किसको डर रहे हैं? अम्बेडकरवादी विचारधारा को। ये आकाश लामा वगैरह लामा लोगों के तो रिफुजी लोग हैं, हाँ। दलाई लामा वगैरह, हाँ। और वो क्या हमारे धर्मगुरु है क्या? नहीं, वो अपने सेक्ट के है। हाँ। हमारे भारत का बौद्ध धम्म बाबा साहब ने दिया, वो डिपेंड करता है, Yes। वो दुनिया को गाइड कर सकता है, आधुनिक वो बौद्ध। दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है, जी। जो आधुनिक बुद्ध ने दिया 14 अक्टूबर 1956 को। इस विचारधारा का मैं हूँ। जो भिक्षु अम्बेडकरवादी है, जी। जो इस बाबा साहब के बुद्ध धम्म के और प्रबुद्ध भारत के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामने आएगा, तहे दिल से हम उसको स्वागत करेंगे। और इसलिए हमने सरकार को भी कुछ डिमांड की है, केंद्र सरकार को भी डिमांड किया, बिहार सरकार को भी डिमांड की है। आज इस देश में मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, आज इस देश में संविधान को हटाना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं। आप कुछ हिंदूवादी ब्राह्मणों को केंद्र सरकार ने पेमेंट चालू किया जी, मध्य प्रदेश सरकार ने किया जी। और जो बौद्ध धम्म मानवतावाद बताता है, अंधश्रद्धा को दूर करता है, पाखंडवाद को दूर करता है और सच्चाई बताता है, भाईचारा स्थापित करता है, देश की एकता की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, उस बौद्ध भिक्षु को पेमेंट नहीं मिल रहा है जी। लेकिन हमने अभी भीमसेना के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इनको निवेदन दिया है कि हमारे भिक्षुओं को भी वार्षिक मानधन मिलना चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको बस में छूट होनी चाहिए, गाड़ी में आरक्षण होना चाहिए और पूरी तरह सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा होनी चाहिए। इस तरह का हमने निवेदन दिया है। तो ये हमारा जो कारवा है प्रबुद्ध भारत को लेके काम कर रहा है और बहुत जल्दी भिक्षु को हम जोड़ेंगे, संगठित करेंगे और संगठित भिक्षु को ही आगे बढ़ाएंगे। ये जैसे चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे झेडपी हो, चाहे नगर पालिका हो, उसके अधिकार के सामने करेंगे। और जिस दिन देश में भिक्षु आगे आ जाएगा तो देश की सरकार भी हिल जाएगी और राजनीतिक में बदलाव आ जाएगा। तो इसी के चलते मेरे दिमाग में जो भी था, मुझे आपने टीवी के डायरेक्टर और आप प्राध्यापक विनोद बागड़े, प्राध्यापक एंकर विनोद बागड़े जी मुझे बुलाया और मुझे अच्छा लगा और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉर्ड बुद्धा के सभी दर्शकों को मंगल कामना करूंगा कि लॉर्ड बुद्धा चैनल को फिर नए तरह से, नए जोश से पूरे घर घर में पहुंचाने का प्रयास करें। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सभी का चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं और सबको मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि महास्तवीर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का, विश्व बौद्ध संघ का, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं भीम सेना का और बोधगया में रहता हूँ। ये थे हमारे साथ भदंत हर्षबोधि महास्तवीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध गया और राष्ट्रीय प्रवक्ता है भीमसेना महाबोधि महासंगठन मुक्ति आंदोलन है। तो सभी हम लोग चाहते हैं कि हम संगठित होकर ये जो संविधानिक तौर पे हम न्याय की मांग करते हैं तो संविधान के तौर पर हमें न्याय मिलेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी जो धर्म के पंथ के जो टेम्पल्स है उनके अधिकार में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है, उनका टेम्पल उसके यानी बुद्ध विहार जो है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो 1949 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। इसी के साथ भी महाविद्यार महाबोधि मुक्त विहार की जो भी अपडेट है वो लॉर्ड बुद्धा टीवी पर देखिए इस विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।